कश्मीर के ख़त्म और लद्दाख के शुरू होने के बीच जो वैली आती है वो है सोनमर्ग। 9000 फीट हाइट की ये वैली सराउंडेड है 18,000 फीट के इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स से। वैसे तो ये सारे ग्लेशियर्स जो होती हैं वो आपको काफ़ी पास दिख रहे होंगे, लेकिन इनको देखने के लिए भी ना आपको सर ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा। लद्दाख यहाँ से ओनली 25 किलोमीटर दूर रह जाता है, बट इतने पास होने के बाद भी लद्दाख जाना तो दूर की बात है, अभी विंटर्स में इतनी स्नो है ना कि सोनमर्ग का रोड ही बड़ी मुश्किल से खुला है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन से वेट कर रहे थे क्योंकि रोड जो होती है क्लोज था। सोनमर्ग से जो लेह लद्दाख जाने वाली रोड है ना वो बंद था क्योंकि इससे पहले स्नोफॉल हुआ था। और जब कभी भी स्नोफॉल होता है ना तो ये जो सोनमर्ग से लेह लद्दाख वाली रोड है ये रोड क्लोज रहता है। उस टाइम पे ना तो उस तरफ से कोई गाड़ियाँ आती हैं और ना ही इधर से कोई गाड़ी छोड़ते हैं चेक पोस्ट में। और वो ऐसा भी नहीं है कि चेक पोस्ट आप ऐसे ईजिली क्रॉस कर लो, 24/7 वहाँ ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं। हम लोग जिस दिन सोनमर्ग आए थे ना उसके दूसरे दिन ही हम लोग जो है कारगिल के लिए निकलने वाले थे, लेकिन चेक पोस्ट में जाके पता चला कि रोड जो होती है क्लोज है क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ है। और वहाँ पे जाके ना एक और चीज़ें पता चला कि ये जो मौसम होता है ना विंटर वाला जिसमें हैवी स्नोफॉल होता है, तो कभी कभी अगर रोड क्लियर है तो वो उन गाड़ियों को छोड़ते हैं जो ऑलरेडी लोकल गाड़ी होती है। लोकल मतलब जो कश्मीर में फंसी हुई है और जो लेह लद्दाख की गाड़ी है, लेकिन टूरिस्ट जो होती है बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। वैसे जब हम लोग गोवा से कश्मीर के लिए जो प्लान बना के आए थे उस प्लान में कहीं से कहीं तक जो होती है सोनमर्ग से जो है कारगिल या लेह के लिए तो बिल्कुल नहीं था। लद्दाख जाने का हमने सोचा भी नहीं था, वो इसलिए क्योंकि हम जो है लास्ट टाइम समर में आए थे तो उस टाइम पे रोड क्लोज था, तो हमने सोचा भी नहीं था कि विंटर में जो होती है हम लोगों को जाने के लिए परमिशन मिलेगा भी। जिस दिन हम लोग श्रीनगर से सोनमर्ग आए थे उस दिन हम लोगों ने सोचा कि सोनमर्ग से थोड़ी दूरी पे है एक बालटाल करके जगह है जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया था, तो हम सोचे वहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो वोटो शूट कर लेंगे, 1-2 वीडियो बना लेंगे। तो वहाँ जा रहे थे तो हम लोगों ने रास्ते में देखा कि 100-200 गाड़ियाँ जो होती है लंबी चौड़ी लाइन बना के वेटिंग लिस्ट में खड़ी हुई है। तो हम लोगों ने पूछा 2-4 ड्राइवर लोगों से कि यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी लाइन बना के क्यों खड़े हो, तो पता चला कि ये जो लेह लद्दाख वाली रोड है ना ये अभी तो क्लोज है, लेकिन मे बी 1 या 2 दिन में जो होती है ओपन होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स थे उन लोगों से बात करने पे पता चला कि अभी जो होती है ना टूरिस्ट लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो लोकल्स हैं वहाँ पे या जो बाहर के लोग हैं जो लेह लद्दाख में काम करते हैं, जिन लोगों की आईडी कार्ड था, सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट अलाउ नहीं है। लेकिन उनसे ना हमने स्पेशल परमिशन लिया तो उन लोगों ने हमें परमिट भी कर दिया। तो आज हमारा ड्रीम ट्रिप पूरा होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लद्दाख पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले हम मल्टीपल टाइम लद्दाख जा चुके हैं, लेकिन विंटर में हम पहली बार जा रहे हैं। इससे पहले हम रेनी सीजन में गए हैं, इससे पहले हम समर में भी गए हैं, लेकिन विंटर में ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। जब आप जो है रेनी सीजन में आएंगे या समर में आएंगे ना तो ये वाला स्नो जो है नहीं दिखता है, बस आपको ना टॉप में दिखेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे किनारे में या इतना हैवी ये नहीं दिखेगा। हर सीजन में इस रोड की अलग ही ब्यूटी है, मतलब आपको रेनी सीजन में कुछ अलग ही दिखेगा, समर में कुछ और दिखेगा और विंटर में जैसे आप देख पा रहे हो। तो अगर आप लोग भी सोनमर्ग से लेह जाने का बाई रोड प्लान बना रहे हो ना तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वहाँ का रोड कंडीशन। जो लोग 2026 में लेह लद्दाख जाने वाले हैं ना, मैं उनको बता दूँ कि लद्दाख की 80 से 85% रोड बिल्कुल बन चुकी है। आपको लद्दाख में किसी भी जगह कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगा अगर आप श्रीनगर से लेह की तरफ जा रहे हो ना, तो जो जोजिला पास है ना वो वाली रूट, वहाँ थोड़ी दिक्कत है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में से एक है जिसको जोजिला पास कहते हैं। ये जो रोड है ना वो श्रीनगर से लद्दाख जाने का एकमात्र रास्ता है और ये रोड इतनी खतरनाक है ना कि एक छोटी सी गलती और आप इतने नीचे जाएंगे ना कि आपके टुकड़े ढूंढने पड़ेंगे। रास्ता इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी गलती और आप सीधा 11,000 फीट नीचे जाएंगे। तो अगर आप लोग जो होती है बाई रोड आने का प्लान बना रहे हो और जिस भी टाइम आप आ रहे हो उसके जो है 1-2 दिन पहले अगर स्नोफॉल हुआ है तो आप ऐसा मान के चलिए कि रोड जो होती है बहुत ही बुरा होने वाला है। स्पेशली जोजिला पास क्रॉस करने में तो बहुत ही दिक्कत होगी। गाड़ी जो होती है ऐसे स्पीड होती है ना कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप जो है स्मूथ रोड ट्रिप करना चाहते हो ना तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप जिस भी चीज़ से आ रहे हो, कार या बाइक से, तो आप जो है अपने कार या बाइक के टायर में जो होती है ना चेन लगवा लो। चेन लगवाने से ना सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इस गाड़ी जो होती है ना उतनी स्किड नहीं करती है, मतलब स्नो में भी स्मूथली आप जो होती है ड्राइव कर सकते हो। और ये जो स्नो चैन है ना वो श्रीनगर के किसी भी लोकल मार्केट में या सोनमर्ग की किसी भी लोकल मार्केट में, या अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो तो गुलमर्ग ऊपर जाने से पहले जो नीचे मार्केट है ना वहाँ ईजिली मिल जाएगा, या तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो या फिर आप रेंट से भी ले सकते हो। तो अगर आप लोग कश्मीर जो है मई जून से पहले आ रहे हो और कश्मीर से लद्दाख जो है बाई रोड ट्रैवल करना चाहते हो तो सबसे पहला जो कंडीशन है ना वो आप लोग रोड का कंडीशन चेक करना। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोड जो होती क्लोज है कि ओपन है। और श्रीनगर से भी ना आपके पास 2 रास्ते हैं।
लद्दाख पहुंचने के लिए। या तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके श्रीनगर टू लेह जा सकते हो, या फिर हमारी तरह बाई रोड आ जाओ। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है सोनमर्ग से कारगिल तक की दूरी तय करना, जो कि यहाँ से 123 किलोमीटर है। 123 किलोमीटर सुनने में ऐसा लगता है ना कि 1-1.5 घंटे में आराम से आप जो होती है सफ़र कंप्लीट कर सकते हो, बट ये वाला जो रोड है ना वैसा नहीं है, एक्सप्रेसवे हाईवे टाइप। आपको आराम से 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं, अगर जो है ट्रैफिक ना मिले तो। लेकिन अगर कहीं पे जाम लगी हुई है तो आप मान के चलो 5-6 घंटे लग जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सोनमर्ग से कारगिल की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक चलता है। अगर रोड क्लियर है ना तो आपको जो होती है यहाँ से 2 बजे के बाद ही छोड़ेंगे। और अगर आप कारगिल से सोनमर्ग की तरफ आ रहे हो ना तो आपको 11 बजे लास्ट गाड़ी वहाँ पे छोड़ते हैं। 11 के बाद अगर आप आएंगे तो आप दूसरे दिन के लिए वेट करो वहीं पे। क्योंकि जब हम लोग लेह पहुँचे तब वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि मनाली, हम लोगों ने सोचा था कि जो है ना हम सोनमर्ग से कारगिल और कारगिल से लेह जाएंगे और लेह से जो है हम मनाली वाली रूट से आएंगे। वहाँ पे जाने के बाद जो होती है हमें पता चला कि मनाली वाली रोड जो है ऑलरेडी 15 दिन पहले क्लोज हो चुकी है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिस रूट से आए हैं उसी रूट से वापस आने का। लेकिन उसमें भी ना एक प्रॉब्लम थी। मतलब प्रॉब्लम ये था कि हम जिस दिन पहुँचे थे, हम पहुँचे थे 26 को, और वहाँ पे जो है प्रिडिक्शन था हैवी स्नोफॉल का 27, 28, 29। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि हैवी स्नोफॉल होगा तो ये वाला रोड भी क्लोज़ होने वाला था। और लोकल्स लोगों से बात करके एक चीज़ समझ आई कि जैसे अगर हेवी स्नोफॉल होगा और ये रोड क्लोज़ हो जाएगा तो गाड़ी जो है हमें लेह में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो 3-4 महीने के लिए अगर कोई रोड क्लोज़ है और गाड़ी आप ऐसी जगह छोड़े हो जहाँ पे आपके कोई नोन लोग नहीं है, मतलब कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो, तो गाड़ी आप कहाँ पार करके आओगे। और चलो आपने कोई सेफ जगह पार्क भी कर दिया तो 4 महीने बाद अगर आप जाओगे तो वो गाड़ी क्या चलाने लायक कंडीशन रहेगी। तो हम लोगों की हालत जो है ख़राब हो गई। ऐसा लगा कि बस हमारी गाड़ी फंस गई यहाँ पे। जब हम लोग सोनमर्ग से कारगिल गए थे ना तो हमें पूरा 1 दिन लगा था, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे के बाद ही छोड़ते हैं और हम लोग 3-3:30 बजे आसपास यहाँ से निकले थे। और फिर हम नाइट में वहाँ पहुँचे थे। तो नाइट में हमने कारगिल में स्टे किया। फिर दूसरे दिन जो होती कारगिल से हम लेह पहुँचे। जैसे लेह पहुँचे तो सबसे पहले हमने सोचा कि पहले होटल लेते हैं, चेक इन करते हैं और फिर सोचते हैं कि कल की आइटनरी बनाएंगे कि कहाँ घूमने जाना है, पेंगोंग लेक जाना है कि कुछ और कहीं और घूमना है या सिटी एक्सप्लोर करनी है। तो रिसेप्शन में मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि जो है ना मनाली वाली रोड जो है अभी उसका कंडीशन कैसा है। तो वहाँ पे पता चला कि मनाली वाली जो रोड है वो 15 दिन पहले ही क्लोज़ हो चुकी है। अब 15 दिन पहले क्लोज़ हो चुकी है मतलब हमारा जो है प्लान था वो फेल हो गया, क्योंकि हम तो मनाली वाली रूट से जाने वाले थे। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, हम जिस रोड से आए हैं हम उसी रोड से वापस चले जाएंगे। फिर जो है हमने गूगल सर्च किया, जो वेदर डिपार्टमेंट का जो प्रेडिक्शन होता है ना कि स्नोफॉल कब कब होना है, तो उसमें पता चला आने वाले 3-4 दिन तक जो होती है हेवी स्नोफॉल होने वाला है। अब हेवी स्नोफॉल होने वाला है तो डेफिनेटली जो होती है जिस रोड से आए हैं वो रोड भी क्लोज़ होने वाला है ना। अब जो है एक अच्छा खासा हमारा जो होती है ड्रीम ट्रिप था। हम सोचे थे 3-4 दिन आराम से 5 दिन तो वहाँ पे रहेंगे। अब हमारे पास ना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम फिर जो है सुबह सुबह 5 बजे निकले वहाँ से, अर्ली मॉर्निंग। और जो ट्रिप हमने 2 दिन में किया था वो जो होती है 5 बजे हम लेह से स्टार्ट किया और सोनमर्ग हम 2 बजे तक पहुँच गए थे। वहाँ से आने में भी प्रॉब्लम हुआ। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तो हम लेह से निकल गए थे और हमने उसका एक चेक पोस्ट भी क्रॉस कर लिया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो दूसरा चेक पोस्ट है ना, जो क्या बोलते हैं सोनमर्ग के लिए है, जब आप कारगिल से आओगे तो वहाँ पे जो होती है लास्ट गाड़ियाँ जो होती है, जैसे मैं पहले ही बताई थी 11 बजे तक छोड़ते हैं। और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे ना ऑलरेडी 12 बज गया था। अब वहाँ पे वो बोलते हैं कि अब दूसरे दिन जाना, और दूसरे दिन से तो स्नोफॉल होने वाला था, तो डेफिनेटली वो रोड जो है ऑलरेडी क्लोज़ हो जाता। मतलब हम जो है फंसते फंसते बचे वहाँ पे। तो जब भी आप जो होती है ना ऐसे बाई रोड ट्रैवल कर रहे हो ना तो टाइमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखो कि अगर जो है ना सोनमर्ग से कारगिल जा रहे हो ना तो यहाँ पे 2 बजे के बाद ही गाड़ियाँ छोड़ेंगे, दोपहर में 2 बजे के बाद। लेकिन जब आप कारगिल से सोनमर्ग आ रहे हो ना तो लास्ट जो गाड़ी वहाँ से छोड़ते हैं वो है 11 बजे तक, मतलब सुबह से 11 बजे तक। जितनी भी ट्रैवल वीडियो डले हुए हैं ना उसमें ये बताया गया है कि ऑटो, कैब या बस लेके जो होती है आप पहलगाम चले जाओ, सोनमर्ग चले जाओ, या फिर जो होती है गुलमर्ग चले जाओ। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आपका नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है ना पर्टिकुलर जो होती है पठानकोट के बाद से, जैसे मैंने बताया, यहाँ से जो होती है ना काम करना बंद कर देगा। तो उस टाइम पे ना आपके पास ना कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एक आग जो भी कोई लोकल शॉप मिले वहाँ से कोई सा भी सिम मिल रहा है ना वो आप सिम ले लो। मॉर्निंग में जो होती है 9 बजे के आसपास जो होती है शॉप ओपन हो जाता है और वहाँ जाके आपको जो भी पसंद हो, एयरटेल, जियो या जो भी नेटवर्क या फिर वहाँ पे जो भी सिम अवेलेबल है, सबसे पहले आप वो ले लो।
₹100 का मिलेगा और उसमें आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपको कैसा वाला प्लान पसंद है। मतलब अगर 299 का करा रहे हो तो डेफिनेटली 400 का सिम आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ना एक 500 का सिम आता है, आप वो ले सकते हो जिसमें अनलिमिटेड नेट फ्री है। 5G आप कितना भी यूज़ कर लो। जो 500 वाला सिम है ना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 GB पर डे के हिसाब से यूज़ करना है या 1.5 GB पर डे के हिसाब से करना है। इसमें आप अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आप जहाँ पे हो वहाँ पे 5G नेटवर्क मिल रहा हो। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं था और कहीं कहीं पे था भी तो 5G तो नहीं था। तो हम लोगों को वो वर्थ इट नहीं लगा कि 500 का हमने सिम लिया है और हमने सोचा था कि नेट जो होती है अनलिमिटेड यूज़ करेंगे। तो लेने से पहले जो होती है ना, आप एक बार ये भी सोचना, क्योंकि जो अनलिमिटेड है ना वो बहुत सारी जगह में पहली बात आपको लिमिटेड यूज़ करने को भी नहीं मिलेगा। और ये जो 500 वाला सिम है ना, उसमें एक और प्रॉब्लम लगा। जैसे कि कॉलिंग तो 15 मिनट में स्टार्ट हो गया था, हम कॉल कर पा रहे थे, लेकिन इसमें नेट एक्टिवेट होने में ना पूरे 24 आवर्स लग गए। और उसमें भी हमने 2-3 बार जो थी कस्टमर केयर कॉल किया, जिनसे हमने सिम लिया था वो बोल रहे थे कि बस 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में तो नहीं हुआ। हम जो है जिस दिन सिम लिए थे ना, हम उसके दूसरे दिन जो होती है हमारे में नेट चलना स्टार्ट हुआ। तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक नॉर्मल ₹50 या ₹100 का जो भी सिम मिलता है वो ले लो और 299 का रिचार्ज करा लो, जिसमें 1.5 GB पर डे के हिसाब से नेट मिलता है। एटलीस्ट जो होती है कुछ तो यूज़ कर पाओगे। और ये जो 5G वाला सीन है ना, तो वो पहली बात तो नेटवर्क हर जगह 5G मिलेगा भी नहीं। और जब 5G हर जगह नेटवर्क मिलना भी नहीं है तो अनलिमिटेड यूज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो होती है मल्टीपल जगह में लैंडस्लाइड जोन है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था। और ये पत्थर आप देख सकते हो, ये ऊपर से गिरा है इतना बड़ा पत्थर। तो अगर नाइट में कोई क्रॉस कर रहा होगा और उस टाइम पे लैंडस्लाइड हो जाए और ऐसे पत्थर अगर कहीं पे गिर रहा हो तो फिर तो दिक्कत है। तो अगर आप लोग भी जो होती है रोड ट्रिप करने का प्लान बना रहे हो और इस रूट से आ रहे हो, तो नाइट में जो होती है ना ट्रैवल अवॉइड करना, क्योंकि मल्टीपल जगह में जो होती है ना लैंडस्लाइडिंग का जो होती है रिस्क तो है कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और ऊपर से कुछ भी गिर गया तो नाइट में वैसे भी आसपास कुछ दिखता नहीं है ना, मतलब कि अगल बगल में कैसा है, कहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ उस टाइम पे सिर्फ रोड दिखता है। और डे में एटलीस्ट जो होती है थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अच्छा सामने ऐसा कुछ हो रहा है या थोड़ा बहुत अगर गिर रहा है तो हम या तो रुक जाएं या थोड़ा वेट कर लें। अगर आप लोग भी बाई रोड आने का सोच रहे हो ना, तो इस रूट में जो होती है नाइट में ट्रैवल अवॉइड करना। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जितने आगे बढ़ते गए ना, तो उसमें मल्टीपल जो जगह था ना वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। और लैंडस्लाइड मतलब ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत था, अच्छा खासा बड़े बड़े पत्थर भी गिरे थे। तो मतलब इतने सारे पत्थर अगर नाइट में अगर गिर रहे हैं और आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत तो है। और वैसे भी अगर कश्मीर पहली बार आ रहे हो और रोड ट्रिप कर रहे हो ना, बाई रोड आ रहे हो, तो डे टाइम पे ट्रैवल करना बनता है। क्योंकि नेचुरल जो ब्यूटी है ना यहाँ का, वो आप निहारते हुए जा सकते हो। बीच बीच में इतनी सुंदर सुंदर ब्रिज भी पड़े जो हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। और रिवर वगैरह है, व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट बना के रखा है बीच बीच में कहीं कहीं पे भी, तो वो आप इंजॉय करते जा सकते हो। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री दिखा रहा था और ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस 1-2 फोटोज़ लिए और उसके बाद जो होती है फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। दिन में टेम्परेचर जो होती है कश्मीर में जो है नॉर्मल रहता है। नॉर्मल मतलब ठंड तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे नाइट होता है ना, नाइट में इतना ड्रॉप होता है ना, सडन ड्रॉप होता है। मतलब माइनस में -5, 7, 9, 10 ऐसे चला जाता है वो, और पता भी नहीं चलता है। जम्मू में तब भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मॉडरेट है कंपैरिजन श्रीनगर के। लेकिन श्रीनगर में भी ना ठंड तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड जो है ना वो गुलमर्ग और सोनमर्ग में मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे पहली बार तो हैवी स्नोफॉल हो रहा था हम लोग जब गए थे तो, और टेम्परेचर जो है माइनस में था वो। और रही बात सेफ्टी की, तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। हर जगह आपको आर्मी के लोग दिखेंगे, हर एक चेक पोस्ट में दिखेंगे। और ये जैसे आप देख सकते हो आर्मी की गाड़ियाँ इतनी सारी मूव कर रही हैं इधर से उधर, है ना। हम लोगों ने लेट नाइट भी ट्रैवल किया है और हमें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। बस जब नाइट में आप ट्रैवल करते हो ना, तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो लैंडस्लाइड का ही है। क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं रास्ते में गिरे थे ना, तो दिमाग में आ रहा था कि अगर चलो डे है ना तो ऐसे दिखता है कि कहीं से थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रही है और आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ या फिर उस टाइम पे आप रोड क्रॉस ना करो। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में जो होती है ना सिर्फ रोड दिखता है, आसपास के पहाड़ में क्या एक्टिविटी हो रही है, कब लैंडस्लाइड होने वाला है, वहाँ से क्या गिर रहा है, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो नाइट में ट्रैवल करना जो है ना थोड़ा रिस्की तो है। रिस्की मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सेफ्टी इशू है, बस ये लैंडस्लाइड वाला प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं भी रोड में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली सेफ़ है और सिक्योर है।
तो मतलब आप डे में ट्रैवल करो या नाइट में ट्रैवल करो, ऐसे डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। आपको पूरे रास्ते में जो होती है ना, कहीं पे भी खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, पेट्रोल पंप भी जगह जगह पे है। मतलब ओवरऑल जो होती है ना, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, एक और दिक्कत है, जैसे आपको ना नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। अगर आप ना टायर में जो होती है नॉर्मल हवा फील करा के आ रहे हो ना, तो आपको एयर तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है ना, हम लोगों को तो कहीं पे नहीं मिला।